हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल हिंदी स्टडी जोन में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं व्याकरण विभाग से वाक्य के भेद। पहले वीडियो में हमने रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद पढ़ चुके हैं। हम आज पढ़ने जा रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर कुल 8 भेद हैं। जानते हैं पहला भेद विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा विस्मयवाचक वाक्य, चौथा संदेहवाचक वाक्य, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, छठा संकेतवाचक वाक्य, सातवां इच्छावाचक वाक्य और अंतिम है 8वां प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए समझते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के जो कुल 8 भेद हैं, इन्हें पहचानने की ट्रिक क्या है, इन्हें हम कैसे पहचानें। इसकी बड़ी आसान ट्रिक है, इसे ध्यान से देखिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में हम इसके ऊपर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ये प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक छोटा सा सेशन रहेगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए पहला विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? विधानवाचक वाक्य उसे कहा जाता है जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की सूचना मिलती है। ध्यान से सुने, जहां पर क्रिया होने की सूचना मिल रही है आपको, इन्हें सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। जैसे कि नदी में बाढ़ आई, नदी में बाढ़ आई। अब इस वाक्य में बाढ़ आई ये क्रिया है, इसकी आपको सूचना मिली कि नदी में बाढ़ आई। दूसरा, रोहित ने मकान खरीदा, मकान खरीदा ये एक क्रिया है। तो यहां पर आप उदाहरणों से पता चलता है हमें कि जिन वाक्यों में आपको क्रिया होने का बोध हो। मोहन ने पाठ याद कर लिया। अब देखिए इसमें कि मोहन ने पाठ याद कर लिया। इन तीनों उदाहरणों में आपको एक चीज नजर आएगी जहां पर क्रिया होने की आपको सूचना मिल रही है, तो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। समझ में आया आपको दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा भेद है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य किसे कहेंगे? जिन वाक्यों से क्रिया न होने, देखिए पहले हमने विधानवाचक में देखा कि क्रिया होने की बोध हो, लेकिन निषेधवाचक वाक्य में क्रिया न होने का बोध हो। जैसे कि इन उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि सुमेर राजस्थान नहीं जाएगा, क्रिया नहीं होने का बोध है। समझे आप दोस्तों कि जिन वाक्यों में क्रिया न होने का बोध हो या उसका भाव प्रकट होता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरी भाषा में इसे नेगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। हिंदी में इसे नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर क्रिया नहीं होने का बोध है। अगले उदाहरण में हम देखते हैं, मोनू की नौकरी नहीं लगी। इस वाक्य में क्रिया नहीं हुई है। जहां पर क्रिया नहीं होने का बोध है, उन्हें नकारात्मक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य भी कहा जाता है। आशा करता हूं आपको ये 2 भेद अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भेद के ऊपर, विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य किसे कहते हैं? परिभाषा से हम समझ जाएंगे कि जिन वाक्यों द्वारा भय, घृणा, हर्ष, आश्चर्य, शोक आदि भाव का बोध होता है, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य या उद्गारवाचक वाक्य कहा जाता है। देखिए उदाहरणों से आपको साफ पता चलेगा। सावधान, सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। देखिए कि यहां पर आपको इन सारे उदाहरणों में मन का भाव, भय, घृणा, हर्ष, आश्चर्य, ये सारी चीजें नजर आएंगी। अरे कितना विशाल मैदान है, यहां पर आपको इस वाक्य में आश्चर्य नजर आएगा। अरे कितना विशाल मैदान है। आपको और एक आसान ट्रिक बताता हूं कि याद रखिए, हमेशा कई बार वाक्य की जो शुरुआत होती है विस्मयवाचक वाक्य, आपको एक्सक्लेमेटिव मार्क नजर आएगा, विस्मय सूचक चिन्ह नजर आएगा, तो उससे भी आप पहचान सकते हैं कि यह विस्मयवाचक वाक्य है। तीसरे उदाहरण में देखते हैं हम, छी, नाले के पास बड़ी बदबू थी। तो इस वाक्य में देखिए जो छी शब्द है, इसके बाद आपको एक्सक्लेमेटिव मार्क नजर आएगा, क्योंकि इससे मन की घृणा पता चलती है। तो इस तरह से यहां पर हम विस्मयवाचक वाक्य पहचान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा भेद संदेहवाचक वाक्य। बड़ा ही आसान है संदेहवाचक, क्योंकि जिन वाक्यों में कार्य होने के प्रति आपके मन में संभावना है, कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, कोई डाउट है, कोई शंका है, कोई संदेह है, ऐसी स्थिति में ऐसे वाक्य को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। शायद वर्षा हो,
पूरी तरह से आपको जानकारी नहीं है, शायद आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऐसे वाक्य को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, क्योंकि क्रिया हुई है या नहीं हुई है इसकी पक्की जानकारी आपको नहीं है। रमा खाना पका चुकी होगी। अब यहां पर रमा ने खाना पकाया है या नहीं इसकी निश्चित जानकारी आपके पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे वाक्य को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अंतिम उदाहरण में देखिए, दीपक बुझ गया होगा। तो यहां पर दीपक बुझा है या नहीं इसकी निश्चित जानकारी आपको नहीं है, तो इसलिए जहां पर क्रिया के बारे में आपके मन में कोई डाउट है, वो हुई है या नहीं हुई है, तो ऐसे वाक्य को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। चलिए, समझ में आया दोस्तों आपको? आगे बढ़ते हैं। पांचवा भेद, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा, जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुरोध, अनुमति, निवेदन का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। देखिए, बड़ा आसान है इसको समझना, आप उदाहरणों से समझ सकते हैं। किताब के पेज मत फाड़ो, यहां पर आज्ञा दी गई है, मत फाड़ो। जहां पर आपको आज्ञा हो, रिक्वेस्ट हो, अनुमति हो, निवेदन हो, इसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। देखिए अगले उदाहरण में, मोहन अब पढ़ने बैठ जाओ। यहां पर आज्ञा दी गई है, पढ़ने बैठ जाओ, तो जिस वाक्य से आपको ऑर्डर पता चलेगी, देखिए यहां पर इसे दूसरे सेंटेंस में ऑर्डर भी कहा जाता है, जहां पर ऑर्डर दी जाएंगी उसे आप आज्ञावाचक वाक्य कह सकते हैं। तीसरे उदाहरण में देखते हैं हम, दीवारों को साफ कर दो। तो यहां पर आज्ञा दी गई है कि दीवारों को साफ करो, जहां पर ऑर्डर दी जाएंगी, आज्ञा दी जाएंगी, चाहे रिक्वेस्ट भी हो, तो उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। चलिए पढ़ते हैं आगे। छठा भेद है संकेतवाचक वाक्य। इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि संकेतवाचक वाक्य बच्चे इसमें गलती करते हैं अक्सर। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। याद रखें, पहली क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है और दूसरी क्रिया का होना पहली क्रिया पर निर्भर करता है, इन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए ऐसे वाक्यों की अक्सर शुरुआत होती है अगर, मगर, यदि, तो, ऐसे वाक्यों से इनकी शुरुआत होती है। आप उदाहरण देख सकते हैं, यदि बलराम कहेगा तो सुमित गाना गाएगा। देखिए बलराम कहेगा तो सुमित गाना गाएगा, मतलब यहां पर पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। सुमित गाना कब गाएगा? जब बलराम कहेगा। इसका तात्पर्य यह है कि पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है और दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर होती है। तो ऐसे वाक्यों के शुरुआत में ही आपको यदि, तो, अगर, जैसा, वैसा, आपको इन शब्दों के प्रयोग नजर आएंगे। देखिए दूसरे उदाहरण में देखते हैं, यदि मालिक पैसा देता तो राशन खरीद लाता। देखिए पहली क्रिया अगर होगी तो दूसरी क्रिया होगी। अगर मालिक पैसा देगा तो राशन खरीद पाएगा, पहली क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर है। राशन कब खरीदेगा? यदि मालिक पैसा देगा। तो पहली क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है और दूसरी क्रिया का होना पहली क्रिया पर निर्भर करता है। चलिए अंतिम उदाहरण में देखते हैं, अगर परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। अब परिश्रम करोगे तो सफल होगे, तो यहां पर पहली क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर है। सफल कब होगे? जब परिश्रम करोगे। तो इस तरह से यहां पर संकेतवाचक वाक्य में पहली क्रिया होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है और दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर करता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां भेद, इच्छावाचक वाक्य। इच्छा, इच्छा मन की इच्छा, जिसे विश भी कहते हैं हम। जिन वाक्यों से वक्ता, वक्ता कहने वाला, इच्छा, अपनी इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि भावों को प्रकट करता है। वक्ता कहने वाला अपने ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य इस्तेमाल करेगा जिससे उसके मन की इच्छा, उसके मन की कामना, उसके मन से आशीर्वाद के भाव प्रकट हो गए, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। शब्द में ही इसकी परिभाषा छुपी है, इच्छा, मन की इच्छा। चलिए उदाहरणों से समझ में आ जाएगा हमें। ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें। देखिए यहां पर लाल अक्षरों में आपको नजर आ रहा होगा कि यहां पर इच्छा है, इच्छा में आशीर्वाद कि ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें। यहां पर वक्ता ने आप अपने मन की इच्छा को प्रकट की है। अगले उदाहरण में देखते हैं, हमने चाहा था कि हम साथ साथ रहे।
हमने चाहा था, क्योंकि ये मन के भाव है, ये मन की इच्छा थी कि हम साथ साथ रहे। जहां पर इच्छा आपके मन की प्रकट हो रही है उन्हें इच्छावाचक वाक्य भी कहा जाता है। चलिए अंतिम उदाहरण में देखते हैं। मैं चाहता हूं कि सभी स्वस्थ हो। मेरे मन की इच्छा है कि सभी स्वस्थ रहे, ये मेरे मन की इच्छा है। इस तरह से यहां पर इच्छावाचक वाक्य में आप ये देख सकते हैं कि आपके मन की इच्छा यहां पर प्रकट हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? बड़ा आसान है। जहां पर आपको प्रश्नों का बोध हो, जिन वाक्यों से प्रश्न करने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि कौन, कब, क्यों, कहां, किसने, किधर, कैसे, ये जो सारे वाक्य है, ये सारे शब्द है, ये प्रश्नवाचक है। ऐसी धूप में बाहर कौन खड़ा है? कौन, ये प्रश्न का बोध कराता है। रमा कब आई? कब प्रश्न का बोध कराता है। तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए? यहां पर प्रश्न का बोध हो रहा है। तो सारे उदाहरणों से आपको पता चलता है। और इसको पहचानने की और एक बड़ी आसान ट्रिक है कि आपको वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क नजर आएगा। क्वेश्चन मार्क से भी आप पता कर सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। इस तरह से यहां पर दोस्तों हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद देखे। चलिए आगे बढ़ते हैं सराव प्रश्नों की ओर कि इस पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए दोस्तों और गेस करिए इसका आंसर क्या हो सकता है। वर्षा होने के कारण नालियां भर गई। देखिए ट्रिक क्या थी हमारी कि जिस वाक्य में आपको क्रिया नजर आ रही है, क्रिया होने की सूचना मिल रही है, उन्हें क्या कहते हैं? सही दोस्तों, विधानवाचक वाक्य। क्योंकि यहां पर आपको क्या हुआ है, एक क्रिया होने की सूचना मिल रही है, इसीलिए इसको विधानवाचक वाक्य कहेंगे। दूसरा, आज ममता विद्यालय नहीं आई। देखिए क्रिया नहीं होने की सूचना मिल रही है, तो क्या कहेंगे इसे? वेरी गुड, बहुत अच्छा, इसे निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप फिल्म देखने नहीं चले गए? अब यहां पर देखिए कि क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पर प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्न पूछा गया है इसलिए इसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। चौथा, यदि अच्छे अंक आएंगे तो छात्रवृत्ति मिलेगी। यदि पहली क्रिया पर दूसरी क्रिया का निर्भर होना, क्या कहेंगे इसे? बिल्कुल सही, संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे ये गीत तुमने लिखा है। देखिए यहां पर एक्सक्लेमेटिव मार्क नजर आ रहा है आपको, तो इसे क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, इसे विस्मयवाचक वाक्य कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संभवत इस साल सिग्नेचर ब्रिज का काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर संभवत काम पूरा होगा या नहीं होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या है आपके मन में? डाउट। वेरी गुड, इसे कहेंगे संदेहवाचक वाक्य। आगे बढ़ते हैं। काश महंगाई कम हो जाती। इस वाक्य में आपको क्या नजर आ रहा है? आपके मन की इच्छा नजर आ रही है। तो यहां पर जहां पर मन की इच्छा नजर आ रही है, आप इच्छा कर रहे हो कि महंगाई कम हो जाए, तो इसलिए जो कहेंगे इसे कहेंगे इच्छावाचक वाक्य। चलिए अंतिम उदाहरण में देखते हैं। ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ। ऑर्डर दिया गया है, आज्ञा दी गई है, क्या कहेंगे इसे? वेरी गुड, इसे आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद समझ में आए होंगे। आपको ये सारी जानकारी समझ में आई तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगले वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।